हेलो बच्चों। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। मैथ का चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। अच्छा, तो इस चैप्टर के बहुत बढ़िया बढ़िया से जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है वो हम सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चंस कैसे हैं और सॉल्व आउट करते हैं इसको। ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है हमारा इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल। अच्छा, इसमें जो वर्ड आ रहा है हमारा क्या? पॉलिनोमियल। तो ये जो पॉलिनोमियल है, इस पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले हमें इसको जानना पड़ेगा कि ये चैप्टर हमें क्या क्या रहा है, किसके बारे में पढ़ना है हमें, किसके बारे में जानना है हमें। ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को समझने से पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये जानना पड़ेगा। तभी हम पता लगा पाएंगे कि हाँ भाई पॉलिनोमियल किस चीज का नाम है, भाई क्या कहेंगे इसको। अच्छा ठीक है, आ जाओ जरा मैं बताता हूँ आपको कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या कह रहा है कि ये दो भागों, दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। कौन से दो चीजों से? तो एक वेरिएबल से बना होता है। और वेरिएबल्स किसे कहेंगे हम? तो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट्स मतलब वही एबीसीडी वाला, एबीसीडी वाला। और सिर्फ एबीसीडी नहीं, कब तक? जेड तक, ए टू जेड, जो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो वेरिएबल वो अल्फाबेट्स कहेंगे। अच्छा, वेरिएबल का मतलब क्या है? आप तो बता दिए एबीसीडी, पर है क्या मतलब इसका? वेरिएबल ऐसी चीज हम कहते हैं जिसको, जो चेंज नहीं हो, चेंज होती हो, जो चेंज होती है, जो जिसकी वैल्यू बदलती रहती है, उसको हम कहते हैं क्या? वेरिएबल। अच्छा, और एक आता है कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज नहीं होती हो, नो चेंज, नो चेंज, तो हम इसको कह देंगे कांस्टेंट। और नंबर्स में क्या आ जाएगा? जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, जितने हमारे इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं ना, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे, माइनस वाले भी होंगे, प्लस वाले भी होंगे, जीरो भी होंगे, जितने भी नंबर्स होते हैं हमारे वो नंबर्स आ जाएंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे जो कांस्टेंट का मतलब क्या कि दो लिख दिया मैंने, तो दो की वैल्यू तो दो ही रहेगी। अच्छा, वेरिएबल में एबीसीडी है तो एक की जगह मैं कभी दो भी लिख सकता हूँ और कभी तीन भी लिख सकता हूँ। क्या ये इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रहेगी? चेंज होती रहेगी। इसलिए इसको हम, जो बार बार चेंज होता रहे उसको वेरिएबल कह देते हैं, और जो फिक्स रहता है उसको हम कांस्टेंट कह देते हैं। तो मेरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ, क्या? वेरिएबल और कांस्टेंट। अच्छा देखो, अगर मैंने यहाँ पे देखना, अगर मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया, एक्स लिख दिया, तो ये क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ है। अच्छा, ये दो चीजों से मिलकर तो बना हुआ है, लेकिन अगर सिर्फ सिंगल चीजें भी लिखी हुई हैं तो भी मैं उसको क्या कह दूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह दूंगा। अच्छा, एक्स लिख दिया मैंने, मैंने ए लिख दिया, मैंने बी लिख दिया मैंने, तो ये सब के सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, अगर मैंने मान लो मैंने यहाँ पे दो लिख दिया, तीन लिख दिया, 10 लिख दिया, तो क्या ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? हाँ बिल्कुल सही, ये भी हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही हैं। अच्छा, अगला देखो, कह रहा है कि अगर मैं इन दोनों को एक मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस से मैंने जोड़ दिया, प्लस से मैंने जोड़ दिया, तो क्या अब ये भी मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनेगा? बिल्कुल सही। तो अगर मेरे पास कोई एक सिंगल वेरिएबल मौजूद हो, कांस्टेंट वैल्यू मौजूद हो, या दोनों साथ में मिलके मौजूद हो, तो भी मैं उसको क्या कह दूंगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कह देता हूँ। ठीक है। अच्छा, चाहे ये प्लस में हो, चाहे ये माइनस में हो, चाहे ये मल्टीप्लाई में हो, चाहे ये डिवाइड में हो, चारों चीजें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कोई भी आ जाए, तो अगर ये दोनों चीजें मौजूद आ रही हैं तो मैं उसको कह दूंगा क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, आ जाओ जरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तो ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इनमें हमें कुछ बातों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे जब भी मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखता हूँ तो कुछ चीजें हमें पता होना चाहिए, ताकि मैं उसकी वैल्यू को पता कर पाऊँ कि भाई एक्चुअल में ये जो लिखे हुए हैं ये क्या लिखे हुए। ठीक है। तो सबसे पहले आता है बच्चों क्या? टर्म आता है, टर्म। तो टर्म देखो क्या लिखा हुआ है, टर्म आर द सिंगल नंबर, वेरिएबल और द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर एंड द वेरिएबल सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्सट्रैक्शन। यानी अगर मेरे पास कोई नंबर लिखा हुआ है और या ये ऐसे लिखे हुए हैं, ये दो, एक वेरिएबल है और एक नंबर है, और ये किससे सेपरेटेड है? एक प्लस माइनस से सेपरेटेड है, तो ये मेरे क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाते हैं। अच्छा, ये दोनों के दोनों पूरे क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। अच्छा, अगर ये सिंगल लिखे हुए होंगे तो भी क्या टर्म्स कहलाऊंगा? हाँ, तभी मैं टर्म्स ही कहूंगा इसको। अच्छा, अगर ये ऐसा लिखा हुआ होगा तो भी मैं इसको टर्म्स कहूंगा, चाहे मेरा वेरिएबल एक ही लिखा हुआ हो, ठीक है, या कांस्टेंट वैल्यू भी लिखी हुई हो, और अगर ये चाहे साथ में लिखे हुए हो, प्लस माइनस के साथ में लिखे हुए हैं, तो भी ये क्या कहलाएंगे? टर्म कहेंगे हम इनको हम टर्म्स कहेंगे। अच्छा, अगला आ जाओ, अगला कह रहा है फैक्टर। फैक्टर ये कह रहा है कि अगर मैंने कोई दो चीजें लिख दी, कोई दो चीजें लिख दी, जैसे मान लो ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया,
तो फैक्टर का मतलब ये कहता है कि ये जो आपका टर्म है, ये जो आपका टर्म है, ये किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है। सही है, जो भी आपका टर्म है वो किन किन चीजों से मिलके बना हुआ है उसको मैं कह दूंगा फैक्टर। अच्छा बताओ, अगर मैंने एक ये टर्म लिख दिया तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर हो जाएगा क्या, जो एक एक्स से मिलके बना हुआ है, एक दो से मिलके बना हुआ है, एक एक्स से मिलके बना हुआ है, एक दो से मिलके बना हुआ है। अच्छा ये भी बच्चों में अगर यहाँ पे बोलते हो, बताओ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखा हुआ है, तो बताना इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, इसका फैक्टर बताना क्या हो जाएगा। अच्छा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्या मैं इसको दो बार एक्स लिख सकता हूँ, दो बार एक्स लिख सकता हूँ, तो दो बार एक्स लिखूंगा और दो लिखूंगा, तो इस टर्म का फैक्टर क्या हो जाएगा, दो बार एक्स लिख देंगे और टू लिख देंगे। समझ में आ रहा है, ये एक फैक्टर है, इस फैक्टर से सॉरी ये एक टर्म है, इस टर्म जो जो चीजों से मिलके बना हुआ है वो हमारा फैक्टर कहलाएगा, सिंपल सी बात है। अच्छा अब आएगा कोफिशिएंट, ये आएगा कोफिशिएंट। अच्छा ये तीनों चारों नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना इनकी जानकारी के हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते इस चैप्टर के अंदर, ठीक है, बहुत जरूरी है जानना। तो कोफिशिएंट क्या कहलाता है, तो कोफिशिएंट ये कहते हैं हम उसको कि अगर आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर कोई भी वेरिएबल मौजूद है, उस वेरिएबल के साथ में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, अगर मेरे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिया है और वेरिएबल वेरिएबल के साथ में अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, अगर कोई चीज मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो मैं उसको क्या कह दूंगा, वो हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा देखो क्या यहाँ पे कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, बता कोफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा। अच्छा देखना क्या यहाँ वेरिएबल है, हाँ है वेरिएबल, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल है भी या नहीं, वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ में कोई चीज मल्टीप्लाई में है नहीं है। अच्छा कोई चीज नहीं होती तो वन तो रहता ही हमेशा, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, वन। अच्छा बताना अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया टू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस टू लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट हमेशा क्या बोला मैंने, वेरिएबल के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में रहती है, तो वेरिएबल तो यहाँ पे यही है, इस वेरिएबल के साथ में जो मेरा मेरा कोफिशिएंट है वो क्या रहेगा, टू रहेगा, वेरिएबल के साथ में हमेशा कोफिशिएंट टू टू रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दूं बच्चों, अगर मैं यहाँ पे टू लिख दिया, क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर मैं बोलूं इसका कोफिशिएंट बता दो, इसका कोफिशिएंट बता दो, तो मैं क्या कहूंगा कि इसका कोफिशिएंट तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका कोफिशिएंट तो पॉसिबल ही नहीं, क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोफिशिएंट हम किसको कहते हैं, वेरिएबल के साथ में जो मल्टीप्लाई में रहता है, और ये वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है बहुत बढ़िया, आगे आओ। डिग्री, डिग्री क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसमें वेरिएबल की जो पावर होती है, जो हाईएस्ट पावर होती है, वो हमारी डिग्री कहलाती है। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने x प्लस टू लिख दिया, तो यहाँ वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर क्या है, अच्छा यहाँ कुछ भी नहीं है तो मैं वन तो लिख ही सकता हूँ, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, वन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस टू लिख दिया तो डिग्री कितनी हो गई, दो हो गई। मैंने x की पावर फोर लिख दिया तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, चार हो गई। मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू, अब की बार यहाँ पर x की पावर दो भी है और x की पावर वन भी है, तो ये कह रहा है अगर आपके पास बहुत सारे आ जाएं तो इनमें से जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट वाला होगा वो हमारा इसका डिग्री कहलाएगा। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी हमारी टू। सही है, ठीक है, ये चार चीजें जानना बहुत जरूरी था। अच्छा आ जाओ अब हमारा चैप्टर के बारे में, चैप्टर अब यहाँ से शुरुआत हो रही, तो चैप्टर हमारा क्या था, इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है ना, लीनियर पॉलिनोमियल। अब आएगा हमारा पॉलिनोमियल। अब ये पॉलिनोमियल देखो क्या कह रहा है, इसकी डेफिनेशन होती है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, स्पेशल टाइप का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है ये, मेड अप ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल से मिलकर बना हुआ होगा, कांस्टेंट से मिलकर बना हुआ होगा, एंड कोफिशिएंट भी होंगे, वेयर द एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल आर स्ट्रिक्टली नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। यानी देखो ये क्या कह रहा है, अगर आपके पास कोई भी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू लिखा हुआ है, तो मैं इसको क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल सकता हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएबल है और नंबर है, कांस्टेंट है, तो मैं बोल दूंगा हाँ। ये कह रहा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल तभी बन सकता है जब इसकी पावर जो है हमेशा पॉजिटिव रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, तभी जाके मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ, तो पॉलिनोमियल बोल सकता हूँ। अगर बच्चों ये बताओ क्या यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर माइनस वन प्लस टू लिख दिया मैंने, ठीक है, तो क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाँ है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये, लेकिन मैं इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, पॉलिनोमियल नहीं बोलूंगा, क्यों नहीं बोलूंगा, पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर x की पावर कितनी आ गई है, नेगेटिव आ गई है, और यहाँ पे स्ट्रिक्टली क्या बोला हुआ है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होने चाहिए इसके,
यानी होल नंबर में रहना चाहिए, 0 1 2 3 4 ये रहेगा तो मैं हाँ बोल सकता हूँ कि वो मेरा पॉलिनोमियल है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लाइन होती है, हमें पता ही नहीं रहता कि मैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बोलूँ या पॉलिनोमियल को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलूँ। तो ये मेन डिफरेंस कहलाता है हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये जान गए तो अब आगे देखो, अब आगे देखो पॉलिनोमियल समझ में आ गया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वो वाले जिनकी पावर हमेशा कैसी रहती है, तो वो होल नंबर में रहती है, नेगेटिव में नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, आगे कह रहा है पॉलिनोमियल आपका। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको, एक चीज और बता दूं, ये हमारा माइनस में, और अगर मान लो ये आपका फ्रैक्शन में भी आ जाए, फ्रैक्शन में भी आ जाए तो भी नहीं होगा, तो भी ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा, तो भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। हमेशा कैसा रहना चाहिए? अच्छा बताओ, 1/2 करेंगे तो क्या ये हमारा पॉइंट में चला जाएगा, डेसिमल में चला जाएगा? तो हमें डेसिमल में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए? हमें चाहिए सिर्फ होल नंबर में, 0 से लेकर शुरुआत हो जाएगी, उससे पहले हमें नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। ये कह रहा है पॉलिनोमियल कितने प्रकार के, तो पॉलिनोमियल बच्चों हमारा 2 प्रकार के होता है। तो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बेसिस पे मैं अलग करके रखा हुआ हूँ, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के टर्म पे मैंने अलग किया हुआ है। तो क्या अभी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने टर्म्स देखा हुआ है और डिग्री भी देखी हुई है, तो ये कह रहा है कि पॉलिनोमियल को मैंने इन 2 बेसिस पे अलग करके रखा हुआ है। आ जाओ जरा, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पे कह रहा है मोनोमियल। बच्चों मोनोमियल हम किसको कहेंगे? तो जो सिंगल टर्म्स में होते हैं, सिंगल टर्म्स में होते हैं उनको मैं कह दूंगा क्या? मोनोमियल। सिंगल टर्म्स का मतलब क्या होगा कि अगर वो प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं है, प्लस माइनस से सेपरेटेड नहीं है तो वो सिंगल टर्म है। जैसे मैंने लिख दिया एक्स, मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर, मैंने लिख दिया एक्स की पावर 4, ठीक है, ये सारे के सारे। हाँ बच्चों, अगर यहाँ मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो भी सिंगल टर्म में रहेगा, अगर डिवाइड में लिखा हुआ है ये तो भी सिंगल टर्म में रहेगा। तो ये सारे के सारे क्या है? हमारे सिंगल टर्म्स हैं। अच्छा, मोनोमियल क्या है? तो मोनोमियल यानी बच्चों इसमें क्या आ जाएगा? 2 टर्म्स हो जाएंगे, 2 टर्म्स हो जाएंगे। 2 टर्म्स मतलब अब 2 टर्म्स होंगे। 2 टर्म्स कैसे होंगे? तो सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया x प्लस 2 तो क्या यहाँ 2 टर्म्स हो गए? हाँ। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो ये भी 2 टर्म्स हो गए। मैंने यहाँ पे x माइनस 6 लिख दिया तो भी ये 2 टर्म्स हो गए। समझ में आ रहा है? प्लस माइनस से सेपरेट होने चाहिए कोई 2 चीजें। ट्राइनोमियल किसको कहेंगे? तो इसमें आ जाएगा क्या हमारा? 3 टर्म्स, 3 टर्म्स, यानी 3 टर्म्स होने चाहिए, 3 टर्म्स होने चाहिए। कैसे करेंगे हम? देखना, सिंपल सा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, क्या यहाँ पे प्लस माइनस से 3 टर्म्स सेपरेटेड हैं तो ये 3 टर्म्स हो जाएंगे। बहुत सिंपल सा बच्चों, बहुत सिंपल सा, मैंने ऐसे लिख दिया तो ये क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये भी 3 टर्म्स हो जाएगा। सही है, सिंपल सा। आगे आओ, आगे कह रहा है डिग्री के बिहाफ पे, डिग्री के बिहाफ पे देखना, तो कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी 0 डिग्री, 0 डिग्री भी पॉसिबल है क्या? तो हाँ बच्चों 0 डिग्री पॉसिबल है। क्यों? देखना 0 डिग्री कैसे। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लिख दूँ, सिर्फ 2 लिख दूँ, तो मेरे को बताना क्या यहाँ पे वेरिएबल है? वेरिएबल तो है ही नहीं। अगर वेरिएबल नहीं है तो मैं उसकी डिग्री बना ही नहीं सकता। क्यों? डिग्री का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास जो भी वेरिएबल उसकी पावर जो होती है वही उसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे तो मेरा है ही नहीं, अगर नहीं है तो ही तो मैं इसके साथ अगर x और 0 कर दूं, x और 0 कर दूं, तो बताना किसी की पावर अगर 0 होती तो वो 1 कहलाता है। तो मैं इसके साथ 1 करूंगा तो क्या वापस 2 ही आ जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? अगर आपके पास कोई सिर्फ नंबर मौजूद हो और कोई वेरिएबल मौजूद नहीं होना चाहिए, तभी जाके मैं उसको क्या कहलाऊंगा? कांस्टेंट टर्म कहला दूंगा, या मैं उसको 0 डिग्री कह दूंगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री 1 कब कहलाती है? जब जिसकी पावर 1 होनी चाहिए। तो 1 पावर कैसी होगी? सिंपल लिखा हुआ होगा, सिंपल लिखा होगा। अगर यहाँ कोई पावर नहीं है तो कोई पावर नहीं है तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। ये सारे हमारे कौन से वाले हैं? तो लीनियर, लीनियर जिसकी पावर 1 वो लीनियर, जिसकी डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक। तो डिग्री 2 वाले कौन से हो जाएंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। क्या ये एक पॉलिनोमियल है? पॉजिटिव वाले हैं और हाईएस्ट पावर 2 है तो इसकी डिग्री 2 हो गई। जिससे डिग्री 2 हो गई तो मैं इसको क्या दूंगा? क्वाड्रेटिक कह दूंगा। एक लास्ट वाला देख लो, क्यूबिक। क्यूबिक वाला क्या होगा? जिसकी पावर 3 हो जाए, तो एक्स की क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2। तो बताओ क्या यहाँ पे डिग्री कितनी है? 3 है, तो मैं इसको क्या कह दूंगा? क्यूबिक कह दूंगा, क्यूबिक कह दूंगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ते चले जाना, सारी वैल्यू एकदम से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन चैप्टर का। अब हम चैप्टर के एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। जब तक ये तो था, हमने एक इंट्रोडक्शन समझ लिया, अब हमें इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके हम ये सॉल्व करना चाहेंगे कि भाई ये जो अभी तक हमने सीखा ये आएगा कैसे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये देखो एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 2.1 बहुत सिंपल सिंपल सा है, देखना। कह रहा है फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। डिग्री, डिग्री कैसे पता कर रहे थे? कि अगर आपके पास कोई भी वेरिएबल की जो पावर होती है वही डिग्री कहलाती है। तो देखना,
बताना। यहाँ पर इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, यहाँ पर डिग्री बताना क्या हो जाएगी, बताओ क्या हो जाएगी। हाईएस्ट पावर कितनी है, 2, तो यहाँ हो जाएगी डिग्री 2। यहाँ बताओ हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो हाईएस्ट 3 हो जाएगी। अच्छा यहाँ बताना, यहाँ तो हमारा वेरिएबल ही नहीं है, अभी अभी जस्ट किया हमने, तो वेरिएबल अगर नहीं है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा इसकी बताना, यहाँ z लिखा हुआ है तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, पावर नहीं है तो यानी 1 तो माना ही जाता है, वेरिएबल होना चाहिए बस, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। सिंपल सा था, सिंपल सा था। आओ जरा आगे क्या कह रहा है, राइट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 2 3। अब कह रहा है आप लिख के दिखाओ, लिख के दिखाओ, लिख के दिखा देते हैं, लिख के दिखा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिग्री 1 यानी वेरिएबल क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, यानी क्या, डिग्री 1 यानी कि आपके पास ये लिख दिया, जो भी वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, 1 है। अच्छा तो डिग्री 1 हो जाएगी। अब बताओ डिग्री 2, डिग्री 2, तो डिग्री 2 का क्या हो जाएगा बच्चों, डिग्री 2, तो यहाँ पे क्या लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, सही है ना, ये हो जाएगा हमारा। अब लास्ट, लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा डिग्री 3, तो वेरिएबल की पावर, वेरिएबल की पावर 3, ये आ जाएगी हमारी आंसर। ठीक है, देख रहे हो कितना सिंपल सा है, सिंपल सिंपल से सॉल्व होते जाएंगे सारे, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और आप तुरंत सॉल्व करते चले जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स क्यूब इन द पॉलिनोमियल, यानी इस पॉलिनोमियल में आपको सिर्फ कोफिशिएंट बताना किसका, एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो बताना, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर कहाँ है, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि वेरिएबल के साथ में जो चीज मल्टीप्लाई में लिखी रहती है वो हमारा कोफिशिएंट कहलाता है। बताना इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 6। ठीक है ना, अगला यहाँ पे क्या लिखूं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब, एक्स की क्यूब कहाँ है, ये रहा एक्स की क्यूब, क्या है ये रहा, तो मैं यहाँ पे 3 नहीं लिखूंगा, यहाँ 3 के साथ क्या माइनस में लिखा हुआ है ना, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस का 3 लिखूंगा। ये प्लस माइनस की चीजें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है ना। आगे देखो, सिंपल सिंपल से हो रहे हैं सारे, कह रहा व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल दिस, ठीक है ना, 4z की पावर क्यूब प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11। अच्छा बताना, क्या यहाँ पे हमें पूछ रहा है z, क्या यहाँ z है, z तो है ही नहीं, z तो है ही नहीं, क्या z नहीं है, क्या z स्क्वायर है और क्यूब है, तो क्यूब और स्क्वायर का नहीं पूछा है, सिर्फ z का पूछा है, तो z यहाँ है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 0। क्यों लिख देंगे, क्योंकि z है ही नहीं, z है ही नहीं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं, लिख दे, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, 0 इज कोफिशिएंट ऑफ z। ठीक है, अच्छा आगे आ जाओ, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है, बहुत सिंपल, कांस्टेंट टर्म क्या होता है बच्चों, इसमें ऐसी वैल्यू जिसमें हमारा कोई वेरिएबल मौजूद ही ना हो, तो बताओ इसमें वेरिएबल किसमें मौजूद नहीं है, ये रहा, ये रहा, तो इसका बताओ क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो आ जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10, सिंपल सा कह रहा है, ठीक है ना, तो माइनस का 10 आ जाएगा। अच्छा आगे देखो, ये था हमारा एक्सरसाइज 2 देखा कितना सिंपल सा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, कॉपी पेन लेके बैठे रहना, आराम से सारा का सारा सॉल्व होता जाएगा। और ये हमारा 2.2 भी इसी एक्सरसाइज में हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। जरा देखो, जरा 2.1 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल दिस इफ x इक्वल 0। यहाँ पर हमें वैल्यूज निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। सबसे पहला क्या कह रहा है, अगर आपके पास 5x माइनस 3 है, 5x माइनस 3 है, और x की वैल्यू क्या रखनी है, x की वैल्यू रखनी है एट x इक्वल 0 रखनी है, x इक्वल 0 रखना है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, तो बताना, जहां जहां आपको x दिखाई देगा वहां वहां आपको क्या रखना है, वहां वहां 0 रखना, बताना क्या है, 0 माइनस 3 हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, सिंपल सा। दूसरा, दूसरे में भी यही लिखना है आपको, दूसरे में भी यही लिखना है आपको, तो यहाँ क्या लिख देंगे, x इक्वल -1, तो बताना क्या यहाँ 5 इंटू -1 और माइनस का, क्या 5 के साथ -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 5 और माइनस का 3 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 8। तीसरा देख लो, x इक्वल 2 है, x इक्वल 2 है, ठीक है, तो अब देखना क्या 5 इंटू 2 -3 कर दूं, तो यहाँ 10 -3 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 7। सिंपल सा कह रहा है, सिंपल सा है बच्चों, बहुत आसान है, ये एक्सरसाइज हमारी बहुत आसान जा रही है, चैप्टर ही आसान है हमारा,
ठीक है ना। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इफ। चलो चलो इसको हम साथ में सॉल्व करते हैं, आओ जरा। देखो इसमें भी फिर से वही कह रहा है, सेम चीज है। क्वेश्चन क्या आपके पास 7s² माइनस 4s और प्लस का 6, और ये क्या कह रहा है एट s इक्वल 0, s इक्वल 0। तो बताओ 7s है, s की जगह 0 का स्क्वायर, 4s है, s की जगह 0 का स्क्वायर और 6। तो बताओ क्या ये 0, ये भी 0 और ये प्लस का 6, तो आंसर क्या आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है ना। अगर कोई दिक्कत लगे आपको तो आप मेरे को यहाँ पे कमेंट कर सकते हो और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा तो अब ये कह रहा है ऐसा, ठीक है। अच्छा बताओ क्या अगर मैं -3 का स्क्वायर करूं, यानी इसका मतलब ये क्या होता है -3 के मल्टीप्लाई -3 के साथ, देखना दो माइनस की चीज जब मल्टीप्लाई होती है तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आ जाता है, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव में आ जाएगा। अच्छा ये माइनस का और यही माइनस का, दोनों माइनस माइनस के मल्टीप्लाई होंगे तो क्या आ जाएगा प्लस का 12 और ये प्लस का 6। बताओ 7 9 जा 63 प्लस 12 प्लस 6, इन सबको ऐड कर दो, ऐड कर देते हैं इधर, कितना आ जाएगा 63 और 12 6 18 18, कितना हो जाएगा 8 3 11 6 1 7 और 1 8, कितना आ जाएगा 81, आएगा कितना 81। ठीक है एक लास्ट है हमारा, लास्ट है हमारा, बताओ जरा। कह रहा है एस की जगह आपकी बार 4 रख दो, एस की जगह 4 रख दो। आओ जैसे ही हम एस की जगह 4 रखेंगे तो बताना क्या यहाँ 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 प्लस का 6 हो जाएगा। अगर आपको मल्टीप्लाई आती है तो बताना 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, माइनस 16 हो जाएगा और ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 16 7 जा कितना होता है, 16 7 जा 112 माइनस 16 प्लस का 6। अच्छा बताना 112 इसमें से घटा दूं क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो 112 में से 10 गया तो आ जाएगा कितना 102 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है ना, सही है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। अब अगले पहुंचते हैं, अब अगले पहुंचते हैं। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आ जाएंगे कौन से हमारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हमें स्टेटमेंट लिख लिख के सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अब आ जाओ जरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। द प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर इज 3 टाइम्स सलील प्रेजेंट एज। सलील है और उसकी मम्मी, तो ये क्या कह रहा है अभी प्रेजेंट एज में सलील जितने भी ईयर्स का है उसकी मम्मी उससे 3 टाइम्स है। आगे कह रहा है आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर। तो देखना यहाँ पे हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सलील। अच्छा बच्चों जो एज वाले क्वेश्चन होते हैं या ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इनमें से जो सबसे छोटा होता है उसको हमें एक्स या वाई मानना होता है, तो हम उसको एक्स ईयर मान लेते हैं, हम उसको एक्स ईयर मान लेते हैं। तो बताना अगर मैंने सलील को एक्स ईयर माना है तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ सलील्स मदर क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पे बोल क्या रहा है कि सलील की मम्मी सलील से 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे क्या लिख दूं 3x ईयर लिख दूं। बच्चों ये है 5, ये है हमारा प्रेजेंट एज, ये है क्या प्रेजेंट एज। आगे क्या कह रहा है आफ्टर 5 ईयर 5 साल के बाद उनकी एज जो भी होगी, तो यहाँ पे लिख देते हैं आफ्टर 5 ईयर। अच्छा बताना अभी प्रेजेंट में सलील की एज x है, तो 5 साल के बाद क्या हो जाएगी, क्या एज बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, तो एज तो सबकी बढ़ती है, तो एज ऑफ सलील क्या हो जाएगा बताना, क्या x प्लस 5 लिख दो। अरे अभी प्रेजेंट में x ईयर है, 5 साल बाद क्या होगी जो भी एज होगी 5 साल बढ़ गई होगी, है ना। तो बताओ क्या सिर्फ सलील की एज बढ़ेगी या उसकी मम्मी की एज बढ़ेगी, तो सलील्स मदर क्या हो जाएगा 3x प्लस 5। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर देयर एज विल बी एड अप टू 70 ईयर। अगर कह रहा है मैं इनके एज को जोड़ दूं 5 साल बाद जो भी एज है इनके एज को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आता है 70 आता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अब x प्लस 5 प्लस 3x प्लस 5 इक्वल 70, अगर ऐसा कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। कह रहा है फाइंड देयर परसेंटेज, फाइंड देयर परसेंटेज। तो बताना, बताओ 3x और 4x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। अच्छा 5 और 5 कितना हो जाएगा 10 और इधर है 70,
तो बताओ 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, 70 माइनस 10 आ जाएगा। तो यहाँ 4x है सही, और ये आ जाएगा कितना 60। तो x इक्वल कितना हो जाएगा 60/4, ये आ जाएगा x इक्वल 15। x इक्वल 15। x मैंने माना क्या था, किसकी एज को, सलील की एज को। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँ, यहाँ पे क्या, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ। तो बताओ सलील की एज क्या हो गई, सलील की एज हो गई आपकी 15 ईयर्स। और सलील्स मदर क्या हो जाएगा, सलील्स मदर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 15 प्लस 15 इंटू 3 टाइम्स था ना, तो आ जाएगा कितना 45 ईयर्स, 45 ईयर्स। यानी सलील की एज हमारी 15 साल और उसकी मदर की एज हो गई 45 ईयर्स। सही है, सही है, ठीक है। आ जाओ जरा अगला क्वेश्चन देखो जरा क्या कह रहा है। द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव इंटीजर इज 63। अगर दो नंबरों को घटाया जाए तो 63 आता है। एंड द रेशियो ऑफ टू इंटीजर इज 2:5। तो जो भी रेशियो वाले क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से हमारे आसान होते हैं। क्यों, क्योंकि जो भी रेशियो दे रखा होता है उसमें हमें x मल्टीप्लाई कर देना होता है बस। तो बताओ यहाँ पे लेट करेंगे, लेट द फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पहला क्या दे रखा है 2x। सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 5x, यह हो जाएगा हमारा 5x। क्या दो नंबर पता चल गया, ये रेशियो दे रखे थे, मैंने इसमें x मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या कह रहा है कि इन दोनों को अगर मैं डिफरेंस कर दूं यानी घटा दूं तो कितना आ रहा है 63 आता है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन दोनों को घटा दो, इन दोनों को घटा दो तो आता है हमारा 63। बताओ कितना आ जाएगा 3x और ये 63। तो x ऐसे ही 63/3, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। x की वैल्यू आ गई 21, लेकिन मुझे वैल्यू पता चली क्या नहीं, अब पता करेंगे हम। तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर क्या था 2x, तो क्या 2 इंटू 21 कर दूं तो कितना आ जाएगा बच्चों 42। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर क्या है, तो 5x था तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 21, तो आ जाएगा कितना 105। ये दो नंबर हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना, ये दो नंबर हो जाएंगे। देख रहे हो चुटकियों बजाते ही सॉल्व होते जा रहा है। आओ, रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है और ये वाले क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं हमारे, ठीक है ना। आगे देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। ये कह रहा है कि अगर एक लड़की है रूबी, उसके पास एक 2 रुपए का कॉइन है और उसके पास कुछ 5 रुपए के कॉइन, कुछ 2 रुपए का कॉइन है, कुछ 5 रुपए के कॉइन है। अच्छा, वो पता ही नहीं कितने हैं। अच्छा, अब ये कह रहा है रूबी हैज 3 टाइम्स एज मैनी 2 रुपीज कॉइन एज शी हैव 5 रुपीज। कह रहा है 5 रुपए के जितने भी कॉइन है वो, और 2 रुपए के जो कॉइन है वो कह रहा है कितना 2 टाइम्स 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स है। अगर मान लो 5 रुपए का एक है, 5 रुपए का एक है तो 2 रुपए के कितने कॉइन हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, 3 टाइम्स है। अच्छा, कह रहा है इफ शी हैज टोटल 88, यानी यहाँ पे रुपए का साइन है, यहाँ पे रुपए का साइन है। ये कह रहा है अगर इन सारे पैसों को मिला दिया जाए, इन सारे पैसों को मिला दिया जाए तो टोटल रुपए बनते हैं कितने 88 रुपीज बनते हैं। तो कह रहा है 2 रुपए के कितने कॉइन है और 5 रुपए का कितने कॉइन। तो यहाँ पे लेट करते हैं, आओ जरा इसको लेट करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं। आओ यहाँ पे लेट करते हैं, कह रहा है लेट द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2, उसको x मान लेते हैं, उसको x मान लेते हैं। तो द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ रुपीज, अच्छा सॉरी 2 नहीं, मैं 5 रुपए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया आपको, क्या बताया कि जो छोटा होता है, जो छोटी संख्या में रहता है उसको हम x मानते हैं। तो बताओ 5 रुपए का कॉइन तो कम था, 5 रुपए का कॉइन कम था और 2 रुपए के कॉइन ज्यादा थे, तो मैंने 5 रुपए के कॉइन को x मान लिया। तो बताओ 2 रुपए के कॉइन कितने हो जाएंगे, तो क्या 3x हो जाएंगे। क्यों, क्या कह रहा है कि 5 रुपए के जितने भी कॉइन है उसको x मान लिया, तो 2 रुपए के जो कॉइन होंगे वो 5 रुपए से 3 गुना हो जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब आगे क्या कह रहा है देखना, कह रहा है ये जो 88 है ना ये पैसे हैं, अमाउंट है। अच्छा, ये जो मेरे पास आया ये तो सिर्फ कॉइन है, अमाउंट पता है क्या मेरे को, तो पता ही नहीं। तब अमाउंट पता करते हैं हम, यानी अमाउंट ऑफ कॉइन ₹2, यानी 2 रुपए के अगर मेरे पास पैसे पता करना चाहूं तो मैं कैसे पता करूंगा देखना। अगर मैंने 2 रुपए का x माना है, मान लो x की जगह मैं एक कॉइन लेता हूं,
2 रुपए का कॉइन है और एक्स की जगह यानी एक्स मतलब नंबर, एक्स मतलब कितने कॉइन्स है 1। अच्छा मान लो 1 लेता हूँ, तो इसका अमाउंट कैसे पता चलता है कि जितने सिक्के होते हैं, जितने रुपए के सिक्के होते हैं और कॉइन में मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या मुझे उसके रुपए पता चल जाएंगे। मान लो 2 सिक्के होते मेरे पास 2 रुपए के, तो मेरे पास कितने हो जाते, 4 हो जाते। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि मैं अमाउंट कैसे पता करूँ, तो मैं अमाउंट कैसे पता करता हूँ, जितने रुपए के कॉइन होते हैं मेरे और जितनी संख्या में होते हैं मेरे, उसकी मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या पता चलता है, कितने अमाउंट बन रहा है। तो बताना अगर 2 रुपए का है और ये एक्स है, अगर ये एक्स है, 1 मिनट, ठीक है ना। अच्छा तो बताना ये 5 का है, तो बताओ क्या जहाँ पे आएगा, 5x हो जाएगा। अच्छा आगे, अमाउंट ऑफ कॉइन 2 रुपए का कितना है, 2 रुपए का कॉइन ही हमारा 3x, बच्चों यहाँ x की जगह क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा। तो बताना यहाँ पर क्या ऐसे लिख दू, 5 इंटू 5 कह रहा हूँ, यहाँ पे ये 2 रुपए का कॉइन और ये आ जाएगा कितना, 3x। तो बताना कितना आ जाएगा, 6x आ गया, 6x आ गया, है ना। आ गया। अगर आपके पास 5 का 5x पता चल गया, अब ये 2 रुपए का 6x पता चल गया, तो अब ये क्या कह रहा है, क्या कह रहा है कि भाई आपके पास जितने भी कॉइन हैं और जितने रुपए हैं, तो वो उन रुपए को जोड़ दो, उन रुपए को जोड़ दो, और वो कितने रुपए बन रहे हैं, 88 रुपीज बन रहे हैं, ठीक है ना। अरे बच्चों 5 रुपए का एक्स कॉइन था तो 5x रुपए हो जाएंगे, 2 रुपए का 3x कॉइन था तो कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। इनको जोड़ दो तो 88 आ रहा है, तो बताना कितना आएगा, 11x इक्वल 88। तो बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल 88 अपॉन 11। x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। x था क्या हमारा, तो कॉइन 5 रुपए वाला था, तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹5, यह आ गया आपका कितना, 8 आ गया। तो नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹2 कितना हो जाएगा बच्चों, 2 कितना था, 3x था, तो 3 इंटू 8 कितना आ गया, 24 आ गया, ठीक है। यानी कॉइन हमारे 8 हो गए और 2 रुपए कॉइन हमारे 24 हो गए। अगर आपको चेक करना है, अगर आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो यानी जो हमारे अमाउंट बनेगा वो 88 आना चाहिए। बताना 5 रुपए के 8 कॉइन है, 5 रुपए का 8 कॉइन है, तो ये कितना हो गया 40, और 2 रुपए के 24 कॉइन है, 2 रुपए के 24 कॉइन है, तो ये कितना हो जाएगा 48। तो इनको जोड़ दो तो कितना आएगा 88, यानी हमारा आंसर सही है। ये हो गया चेकिंग करने का तरीका कि अगर मेरे पास अमाउंट ऐसा आ रहा है तो मैं कैसे चेक करूंगा, है ना। ठीक है, आ जाओ आगे आ जाओ। कह रहा है अ फार्मर कट अ 300 फीट फेंस इनटू 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइज। कह रहा है अगर आपके पास एक ऐसी फेंसिंग है, एक ऐसी फेंसिंग हो रखी है, फेंसिंग समझते हो ना, किसी खेत को बांधने के लिए यानी कवर करने के लिए एक फेंसिंग कर दी जाती है। तो फेंसिंग हो रखी है और इसकी लेंथ कितनी दे रखी है, 300 मीटर दे रखी है, 300 फीट दे रखी है, 300 फीट है ये, और इसको काट दिया गया, पर काटा तो सही है लेकिन इक्वल भागों में नहीं काटा है, इक्वल में नहीं काटा है, रैंडम काट दिया है। कह रहा है द लॉन्गर पीस इज 4 टाइम्स एज द लॉन्गर शॉर्टर पीस, यानी एक छोटा पार्ट है एक बड़ा पार्ट है। तो कह रहा है अगर छोटा पार्ट जो भी है वो जो और बड़ा पार्ट है ना वो छोटे पार्ट से कितना है 4 गुना है। तो कह रहा है दोनों की वैल्यू बता, दोनों की लेंथ बता दो। तो यहाँ पे सिंपल सा बताओ, सॉल्व करते हैं जरा। तो यहाँ पे लेट द लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस की एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा भाई, लॉन्गर पीस क्या हो जाएगा 4x, है ना। अच्छा बताना क्या ये दोनों जुड़ के ही क्या 300 फीट बन रहे हैं, है ना। ये दोनों जुड़ के ही तो 300 फीट बन रहे हैं। तो बताओ क्या x प्लस 4x इक्वल 300 आ जाएगा। बताना क्या आ जाएगा, 5x इक्वल 300, x ऐसे ही 300 अपॉन 5। तो आ जाओ x इक्वल कितना आ जाएगा 60, x आ गया आपका 60। x क्या माना था हमने, शॉर्टर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ शॉर्टर पीस कितना आ जाएगा बच्चों 60 फीट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ लॉन्गर पीस कितना है 4 इंटू 60 हो जाएगा, यानी 240 फीट।
सही है ना, इसको ऐड कर देंगे तो बताओ क्या 300 आ जाएगा ना। ठीक है, आगे आ जाओ। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, देखना जरा। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी एक आपके पास रेक्टेंगल है, इसके स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ते रहना। क्या कह रहा है, लेंथ जो है हमारी उसके विड्थ की 2 गुने से 3 ज्यादा है, तो छोटा कौन हो गया, छोटा कौन हो गया, तो यहाँ पे विड्थ हमारी छोटी हो गई, छोटी हो गई, तो यहाँ पे करेंगे लेट द विड्थ, विड्थ कितनी हो जाएगी x, तो बताओ लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ कितनी हो रही है, लेंथ क्या कह रहा है कि इसके 2 गुने से 3 ज्यादा है, 2 गुने से 3 ज्यादा है। मोर मतलब क्या होता है बच्चों, ज्यादा यानी प्लस, और टाइम्स मतलब क्या होता है, ट्वाइस मतलब गुणा, यानी ट्वाइस यानी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स से 3 ज्यादा है हमारी लेंथ, और एक रेक्टेंगल है, ठीक है। अच्छा, और क्या कह रहा है आपको, आगे क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है आपको, कितना 24 पेरीमीटर। क्या आपको बचपन से ही सिखाया जाता है क्या, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर और रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। अच्छा बताओ पेरीमीटर आपको गिवन है क्या, हाँ अभी अभी पता है क्या, 24। अच्छा 2 तो 2 ही रहेगा, 2 तो 2 ही रहेगा, लेंथ कितना है, लेंथ कितना है, तो 2x प्लस का 3, ब्रेथ कितना है x, क्या 24 है सही, ये 2 है सही, बताना 2x और x 3x, 3x अपॉन 3, बताना। मैं इस 24 के नीचे 2 ला सकता हूँ क्या इसको, और इधर क्या रह जाएगा 3x प्लस का 3, इसको काट दो, क्या 12 इक्वल 3x प्लस का 3 हो जाएगा, है ना। आ जाओ जरा बताओ, 12 इस -3 को लाएंगे और इधर 3x रह जाएगा, ये आ जाएगा कितना 9x, और ये आ जाएगा आपका 3x, बताओ 9/3 और आगे आपका x, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपके पास 3, आ गई 3, तो 3 था क्या हमारा, ये आ जाएगा कितना विड्थ, यानी विड्थ कितना है आपका, ये 3 मीटर, मीटर में चल रहा है ना, सेंटीमीटर में चल रहा है, 3 सेंटीमीटर, और हमारा लेंथ क्या हो जाएगा, क्या 2 इंटू 3 प्लस का 3, यानी कितना 6 प्लस 3 यानी 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल के बारे में। हमने इस चैप्टर में चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 1 और एक्सरसाइज नंबर 2 दोनों कर ली। अगले वीडियोस में हम क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। ये वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका सपोर्ट चाहिए हमें, और खूब सारा सपोर्ट करिए, और वीडियो हम कंटिन्यू बनाते रहेंगे। आज के लिए थैंक यू।